हेलो एंड वेलकम टू डीस इंटरनेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेपर 1 की क्लासेस हो रहे हैं। सो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। सो आज कल हम कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड, जो यूनिट 2 रहता है पेपर 1 में, उसी के एमसीक्यूज, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवाओ, तभी हमने वो क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है। सो आप इसको डेली अटेंड करिएगा, ठीक है। 2 बजे होता है ये क्लास। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम यहाँ पे कवर करते हैं पूरे कंसेप्ट पेपर 1 के रिलेटेड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। एक क्लास रहता है 2 क्लास रहता है, एक 10 बजे रहता है, दूसरा 2 बजे रहता है। 10 बजे जो मॉर्निंग में रहता है उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग करवाया जाता है। 2 बजे जो क्लास रहता है वो रहता है थ्योरी और एमसीक्यूज, ओके। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ओके, यस। सो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे थ्योरी और एमसीक्यू क्लास होते हैं, ठीक है। 2 बजे होता है एक क्लास और 10 बजे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास। 2 बजे जो होता है वो होता है थ्योरी एंड एमसीक्यू क्लास, ओके, यस। सो इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया फिर। सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितना हो सके आप शेयर करके रखो, ठीक है। एक दिन वो देखेंगे, ठीक है, यस। सो जहां पे भी आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, सो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, ठीक है, यस। सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखोगे, जैसे टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ, और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पे सारा कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, यस, वेरी गुड। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू जिन्होंने शेयर किया है। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन, देन गिव योर थम्स अप, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, ओके, यस, थम्स अप करिए सब। सो लेट्स बिगिन, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये आपके सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च में, एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च का मतलब क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको। वेरी गुड। रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद जो किया जाता है। रिसर्च इज कैरिड आउट पीरियड टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट से पहले, कोई वाक़ा होने से पहले। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलोंग विद द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी जब इंसिडेंट होता है तब उसी के वक्त जो रिसर्च की जाती है, दैट इज एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च, ठीक है। The research is carried out keeping in mind the possibilities of an incident, के possibilities क्या हो सकते हैं उस इंसिडेंट की, ठीक है, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना क्या वो है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना, आप आंसर करिए, वेरी गुड। बस ये वाला टाइमर खत्म हो जाएगा तो आपको आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सीखने पे इसका आंसर ए पाथ क्या है, द रिसर्च कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, जो रिसर्च इंसिडेंट के बाद होती है। क्लास जो रिसर्च हम करते हैं, ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद जो हम करते हैं रिसर्च, ठीक है, जो कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद जो रिसर्च होती है तो वो एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च कहलाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च क्या होती है। अगर हम बात करें, कर्लिंगर 1964 ने डिफाइन किया एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च को, कि रिसर्च जो है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स, एक वेरिएबल या बहुत सारे वेरिएबल होंगे, है ना, जो ऑलरेडी अगर है, जो ऑलरेडी पता है हमें, जिस रिसर्च में हम
स्टार्ट करते हैं कोई ऑब्जर्वेशन, यानी एक रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, देखभाल करता है डिफरेंट वेरिएबल का, ठीक है, या एक वेरिएबल का या एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है ये वो रिसर्च है, उस टाइप की रिसर्च है, ठीक है, कि जिसमें रिसर्चर प्रेडिक्ट करता है पॉसिबल कॉजेस बिहाइंड एन इफेक्ट, ठीक है, हाँ, जिसमें पॉसिबल कॉज देखा जाता है, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, जो ऑलरेडी हुआ होगा। सो रिसर्चर जो है ये मैनिपुलेट करता है, यानी ऑलरेडी जो हुआ होता है, ठीक है, रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट, रिसर्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, द ऑलरेडी ऑकर्ड एक्शंस आर बिहेवियर, जो ऑलरेडी हुआ होगा उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वो चेंज नहीं कर सकता है, जो ऑलरेडी हुआ होगा उसको वो चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट और चेंज द ऑलरेडी ऑकवर्ड एक्शंस, यानी कौन से ऐसे रिसर्चर जिसमें एक रिसर्चर जो भी एक्शन बिहेवियर हुआ होगा उसको मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो कौन सी रिसर्च है। तो यहाँ पे होगा फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा, केस स्टडी होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव या सर्वे रिसर्च होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस, जिसमें काज हम देखते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब इफेक्ट क्या है इसका, जो ऑलरेडी वेरिएबल्स भी पता होंगे, ठीक है, बट जो भी एक्शंस हुए होंगे, जो भी मतलब बिहेवियर हुआ होगा, तो उसको हम चेंज या मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, रिसर्च एथिक्स में क्या क्या नहीं आता है, ऑनेस्टी, सब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। आप सब आंसर कर लो, आपके पास 30 सेकंड्स है, चलो कर लो सब आंसर। सो रिसर्च एथिक्स जो है इसमें क्या नहीं आता है, डू नॉट इंक्लूड, ये बताना है, डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, चलो सबको आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट इज करेक्ट, सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, रिसर्च एथिक्स में सब्जेक्टिविटी नहीं चलता है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई बायसेस नहीं, सब्जेक्टिविटी जो होती है ना, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन, हम थोड़ा सा देखते हैं। एथिक्स जो है ये वो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस है जिससे हमें हेल्प मिलती है, यानी थिंग्स को देखना, ठीक है, कि यानी जो चीजें, यानी जो थिंग्स है इनका क्या वैल्यू है, इनका क्या वैल्यू है, अफोर्ड द थिंग्स विद वैल्यू, ठीक है, जिनको हम वैल्यू देते हैं, जो प्रीशियस हमारे लिए है, ठीक है, सो वो एथिक्स मतलब ये गाइडलाइन जो है। रिसर्च एथिक्स जो है ये रिलेट किसके साथ, इश्यूज के साथ, ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज जो आते हैं वो रिसर्च एथिक्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो आपके पास टूल होगा, रिसर्च टूल, अगर आप किसी और से भरवाओगे, मतलब जो उसको आप जानते हो, आप उसमें फेवरेटिज्म करते हो, तो वो रिसर्च एथिक्स कहलाता है। आप किसी का कॉपीराइट करोगे, यानी किसी का कंटेंट ले लोगे, ठीक है, तो वो भी रिसर्च एथिक्स में आता है, ठीक है। So this involves consideration of how researchers should treat the people who form the subjects of their investigation। यानी इसमें क्या आता है कि रिसर्च को हम कैसे ट्रीट करें, जैसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट करें, ठीक है, या यानी जो हमारा सैंपल होगा उनके साथ कैसे ट्रीट करें। सो इसमें आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल एथिक्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो रिसर्च एथिक्स जो है ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं अबाउट कंडक्टिंग ऑफ रिसर्च, यानी जो रिसर्च हम करते हैं उसके रिलेटेड रिसर्च एथिक्स हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि रिसर्च एथिक्स में जो मतलब क्या नहीं करना है, आपको क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे आपको करना है, ये हमें रिसर्च एथिक्स सिखाता है, ठीक है। सो इन एडिशन
ये हमें जो मतलब यहाँ पे सिखाता है, हम मॉनिटर करते हैं इन चीजों को कि हमारी जो रिसर्च है वो कैसे ओरिजिनल बन जाए, हमारी जो रिसर्च है वो कैसे अच्छी बन जाए, ठीक है, उसमें ओरिजिनलिटी कैसे आ जाएगी। तो ये रिसर्च एथिक्स हमें सिखाते हैं। कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स है जो रिसर्च एथिक्स के, जैसे ऑनेस्टी है, ऑब्जेक्टिविटी है, इंटेग्रिटी है, केयरफुलनेस है, ओपननेस है ना, रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी है, रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस है, रेस्पॉन्सिबल मेंटरिंग है, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स ये भी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, कॉम्पिटेंस है, लीगलिटी है, एनिमल केयर है, ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन है। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी इथिकल नॉर्म्स है रिसर्च में, तो उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं दिखता है आपको। यहाँ पे कहीं पे प्रिंसिपल इथिक्स में जो भी इन्वॉल्व है उसमें सब्जेक्टिविटी कहीं पे दिखा नहीं, तो हम बोलेंगे कि सारे हैं, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल, बट सब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल में आपको, कल यही पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे 2 4 5 ऑप्शन, फिर उनमें से आपको कोड चूज करना होगा कि आप कौन सा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कौन सा नहीं है, ये इजी है, या ये 15 16 आपने याद रख लिए, तो अब जो भी नहीं है, तो मतलब जो भी इसके अंदर नहीं आता है तो वो नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कल का कि इनमें से आपको बताना है एथिकल प्रिंसिपल्स कौन सा है, और फिर 5 6 दिए होंगे, 6 में से कोड में देंगे 2 3 4, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना। सो इट इज इंपॉर्टेंट। इसका हिंदी अगर देखना होगा तो ये इसका हिंदी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, मैं लास्ट पे नंबर दिखाऊंगा, उस पे आप मैसेज करके वहां पे आप व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। कॉन्फ्रेंसेस आर मीट फॉर कॉन्फ्रेंसेस, इसके लिए होते हैं मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, बहुत सारे टारगेट ग्रुप्स के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, शो केसिंग न्यू रिसर्च जिसमें नया रिसर्च दिखाया जाएगा, ऑल द अबव सबों के लिए। आप आंसर करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे, हमने ले लिया टाइम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे, 20 सेकंड 10 सेकंड इसमें से भी हो जाएगी, मैं आपका आंसर दिखाऊंगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट के ऑल द अबव, ये सारे हैं कॉन्फ्रेंस के मीनिंग। जैसे मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स होंगे, टारगेट ग्रुप बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, इसमें ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी, शो केसिंग न्यू रिसर्च हो जाएगी, ठीक है, नई रिसर्च को दिखाया जाएगा। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस में का मतलब है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं, अगर कोई भी आपको अब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा कॉन्फ्रेंस क्या, आप बोलोगे उसमें कि कॉन्फ्रेंस वो होता है जिसमें मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स होंगे, ग्रुप डिस्कशंस हो जाएंगे, न्यू रिसर्चेस दिखाए जाएंगे, दैट इज कॉन्फ्रेंसेस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। 9 year olds are taller than 7 year olds, यानी 9 साल के वो बड़े हैं than 7 year olds, यानी उनसे उनका जो हाइट है वो ज्यादा है than 7 year olds। दिस एन एग्जांपल ऑफ ए रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम, तो ये किसकी एग्जांपल है? वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, टाइम सीरीज स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। यस, नौ साल के जो है वो ज्यादा लंबे हैं, टॉलर है, ठीक है, किन से? 7 years से। जो 7 year old है तो उनसे बड़े हैं वो। बड़े का मतलब कि उनके हाइट ज्यादा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी जब एज की स्टडी की जाए तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आ जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सिक्वेंशियल, ये पता होना चाहिए। पहले लॉन्गिट्यूडनल की देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल है ना। देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, यहां पे ध्यान रखो आप, एक सेकंड। ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में हम सेम ग्रुप को स्टडी करते हैं, यानी डिफरेंट टाइम पे स्टडी करते हैं सेम ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
क्लास 10th के स्टूडेंट्स, उन पे मैं रिसर्च करता हूं, तो उन्हीं पे मैं रिसर्च करूंगा एक टाइम पे, उसके बाद दूसरे टाइम पे भी वही ले लूंगा, उसके बाद तीसरे टाइम पे भी वही ले लूंगा, क्लास 10th। ठीक है, तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बन जाता है। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम सेम ग्रुप को स्टडी करते हैं बट डिफरेंट टाइम, मतलब टाइम डिफरेंट होता है बट सेम ग्रुप होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल के ध्यान रखना। जैसे क्रॉस सेक्शन में हम डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, क्रॉस सेक्शन में क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल, है ना, क्रॉस ऐसे ऐसे पहले क्रॉस बनाओ शॉर्ट में, है ना, क्रॉस मैंने जरब जिसको कहते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शनल, अब मतलब इसमें डिफरेंट सेक्शंस लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो लेते हैं, सेक्शन का मतलब ग्रुप्स, ठीक है, क्रॉस मींस की वैरायटीज, डिफरेंट ग्रुप्स लेते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जैसे मैं रिसर्च करूंगा 9th, 10th, 11th, 12th, इन 4 ग्रुप्स पे मैं रिसर्च करूंगा। ठीक है, सो ये डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, क्योंकि 9th में स्टूडेंट जो है उनकी एज अलग होगी, 10th की अलग होगी, 11th की अलग होगी, 12th की अलग होगी। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। अब उनकी हाइट जो है वो भी अलग अलग होगी, है ना, सो यहां पे ध्यान में रखना कि जब अलग अलग ग्रुप्स होंगे तो वहां पे हम क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं, जहां पे एक ही ग्रुप होगा बट डिफरेंट टाइम पे होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ओके, सो आई होप यू गॉट इस तरह लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है इसमें एग्जामाइन करते हैं चेंजेस विद इन द इंडिविजुअल्स ओवर टाइम, यानी जो चेंजेस आ जाते हैं इंडिविजुअल्स में, एक ही ग्रुप होता है बट डिफरेंट टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने इनको पढ़ाया तो इनको आता नहीं था कुछ, अब मैंने पढ़ाया थोड़ा सा आ गया, अब मैंने और पढ़ाया तो बहुत कुछ आ गया, तो चेंज आ गई बट डिफरेंट टाइम पे। इट प्रोवाइड्स अ डेवलपमेंट एनालिसिस, ये डेवलपमेंट एनालिसिस प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये एक्सपेंसिव है, इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ये ज्यादा टाइम लेता है। ये पार्टिसिपेंट एडिशन है, इसमें पार्टिसिपेंट जरूरी होना चाहिए, पार्टिसिपेंट के बगैर नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट, इसमें प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इट कैन एग्जामिन कोहोर्ट इफेक्ट, इसमें कोहोर्ट इफेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं मतलब पाया जाएगा इसमें कोहोर्ट इफेक्ट, यानी जो हम इफेक्ट देखेंगे है ना, तो वो हमें अच्छे से नजर नहीं आ जाएगा। ठीक है, वो होता है कोहोर्ट इफेक्ट। इस तरह एडवांटेज क्रॉस सेक्शनल में एग्जामिन चेंजेस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस एट द सेम पॉइंट इन टाइम, यानी हम डिफरेंट ग्रुप्स को देखेंगे, डिफरेंट एजेस को देखेंगे बट एट सेम टाइम। यहां पे हमें एज रिलेटेड चेंज मिलती है। ठीक है, यहां पे हमें इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है, एज रिलेटेड। कैन एग्जामिन चेंज और टाइम, इसमें चेंज नहीं देख सकते टाइम। ठीक है, एक ही टाइम। कैन नॉट एग्जामिन कोहोर्ट इफेक्ट्स, ये भी कोहोर्ट इफेक्ट्स को नहीं देखता, यानी कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता है, पता चलता है। ठीक है, हाँ। सिक्वेंशियल में क्या होता है, ये और एक टाइप है इसका, एग्जामिन चेंजेस विद इंडिविजुअल्स और टाइम। यहां पे ये देखता है कि यानी कितनी चेंज आ गई इंडिविजुअल्स में एक टाइम के साथ, मतलब एक ही टाइम के साथ। ठीक है, इस तरह इसमें भी चेंजेस जो आते हैं, जो पार्टिसिपेंट इसमें मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एजेस के होते हैं बट वो भी सेम टाइम के। तो ये बट यहाँ पे एक चीज, यहाँ कोहोर्ट इफेक्ट देखे जाते हैं, यहाँ पे इफेक्ट देखा जाता है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, वो यहाँ पे देखा जाता है। डिसएडवांटेज में क्या है कि यानी ये मे बी ये एक्सपेंसिव हो सकता है। प्रैक्टिस इफेक्ट्स जो है इसमें मुमकिन हो सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब जितने प्रैक्टिस इफेक्ट्स उतने अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। जरा क्वेश्चन नंबर 5, आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम ले लिया। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expression is used? यानी जब हम एक या यानी दो या दो से ज्यादा फुटनोट्स दिखाएंगे मतलब एक ही काम का, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, BID, यानी फुटनोट्स हम यूज करेंगे दो या दो से ज्यादा, बट सेम वर्क के यूज करेंगे, सेम वर्क एक ही काम होगा, एक ही रिसर्च होगी। ठीक है, तो उस वक्त हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इबेड, एटल, ऑपसिट, लॉगसिट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो आज 10 ही क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, यस, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए सब, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, हाँ,
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, एबिट। एबिट हम तब यूज करते हैं जब हम फुटनोट्स यूज करते हैं एक सेम वर्क में, ठीक है। मतलब एक फुटनोट हम कितने यूज करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फुटनोट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एबिट एटल हम यूज कर सकते तब जब एक वर्क जो होगी 2 या 2 से ज्यादा ऑथर से लिखी हुई होगी, तब हम एक का मेन ऑथर जो होता है उसका नाम लिखते हैं, बाकी का एट एल डालते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट, इनको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे जब क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। यस, सो चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट्स फुटनोट्स कॉमनली एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ फैक्ट्स एंड कोटेशंस दैट अपीयर इन द टेक्स्ट। रिसर्च पेपर या रिपोर्ट्स में फुटनोट्स हम दिखाते हैं जो हमें फैक्ट्स दिखाते हैं या कोटेशंस दिखाते हैं जो भी टेक्स्ट में आ जाते हैं। फुटनोट्स आर नोट्स प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ पेज। ये फुटनोट्स कहां पे आते हैं, बॉटम ऑफ पेज। पर ये पेज है, इसके नीचे पे फुटनोट्स आ जाते हैं। दे साइट रेफरेंसेस आर कमेंट इन ए डिजिग्नेटेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट अबाउट इट। तो यहाँ पे ये रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं या कमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फुटनोट ये यूज किए जाते हैं, इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन रिपीट फुटनोट इंडिकेटर्स आर नॉट यूज्ड। यानी रिपीटेड जब यूज नहीं किए जाते तब फुटनोट यूज किया जाता है। यहाँ पे ये रिप्लेस करता है, चेंज करता है, ठीक है, दूसरे को चेंज करता है जो सेम होता है, ठीक है। मतलब एक जैसा रेफरेंस जब होगी तो उसको फुटनोट दूर करता है, ठीक है। फुटनोट को मतलब एक ही जगह पे मतलब 2-4 बार लिखने से बेहतर है कि हम एक फुटनोट डालते हैं, ओके। सो इट इज नेवर यूज्ड सोली टू रिप्लेस द नेम ऑफ द ऑथर। तो ऑथर को ये रिप्लेस नहीं करता है, फुटनोट ऑथर को रिप्लेस नहीं करता, ऑथर तो सेम रहता है। जब डिफरेंट वर्क्स होंगे एक ही ऑथर के तब हम फुटनोट्स को मेंशन करते हैं। जब डिफरेंट वर्क्स होंगे एक ही ऑथर के तो तब हम फुटनोट्स यूज कर सकते हैं। जो ऑथर का नाम जो है इसको रिपीट किया जाता है ना, हर वक्त जब रिपीट किया जाता है उससे बेहतर है कि हम एक फुटनोट डालेंगे तो वहां पे वो हमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है इन पॉइंट से कि एबिट जो है इसको यूज किया जाए 2 या 2 से ज्यादा फुटनोट जब होंगे या एक ही ऑथर के डिफरेंट वर्क्स होंगे तो वहां पे हम फुटनोट यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट। अगर कोई आपको पता है कि फुटनोट्स कहां पे होते हैं या फुटनोट क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑथर्स के 2 या 2 से ज्यादा वर्क्स होंगे एक ही ऑथर के तब हम फुटनोट्स यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा हिंदी है, इसको भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो आंसर कर। गुड रिसर्च एथिक्स मींस, गुड रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है, नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग्स ऑफ शेयर्स स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर्स योर रिसर्च, assigning a particular research problem to one PhD research student only, discussing with your colleagues confidential data from a research paper that you are reviewing for an academic journal, they are submitting the same research manuscript for publishing in more than one journal। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, आप आंसर करिए। इसमें से 10 सेकंड देता हूं और जो नेक्स्ट टाइमर आएगा उसमें से मैं आपको 20 सेकंड दे दूंगा। सो जो नेक्स्ट टाइमर में 10 सेकंड होंगे तो 10 सेकंड पे मैं रुकूंगा, वहां पे मैं आंसर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यस, रिसर्च, गुड रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट, नीचे दिया गया यहाँ पे बी पार्ट है, ठीक है। सो बी पार्ट क्या है, असाइनिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च। गुड रिसर्च एथिक्स उसको कहते हैं, एक रिसर्चर या एक पीएचडी स्टूडेंट जो होगा तो उसको एक ही रिसर्च प्रॉब्लम दी जाएगी, एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, वो किसी और ने नहीं की होगी, ठीक है, तो उसको गुड रिसर्च एथिक्स कहते हैं। अगर एक ही रिसर्च बार बार की जाए, ठीक है, तो वो गुड रिसर्च एथिक्स नहीं कहा जाएगा।
जो एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी वो एक रिसर्च स्टूडेंट को या पीएचडी स्टूडेंट को दिया जाएगा, दैट इज गुड रिसर्च एथिक्स। ओके, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल की क्वालिटी कौन सी है वो आपको बताना है। इन्हें क्वालिटी कौन सा दिखाता है, इंपैक्ट फैक्टर दिखाता है, एच इंडेक्स दिखाता है, या जे इंडेक्स या आई10 इंडेक्स। ठीक है, रिसर्च जर्नल की जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनमें को जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी कौन सी दिखाता है, कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं ये टाइमर ले लूंगा और 10 सेकंड और ले लूंगा, तो आप आंसर करिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इंपैक्ट फैक्टर जो है ये है इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च जर्नल, ये दिखाता है क्वालिटी एक रिसर्च जर्नल की। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। जो द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे कौन सा रिसर्च सैंपलिंग मेथड है? ए कन्वीनियंस सैंपलिंग, बी है कोटा सैंपलिंग, सी जजमेंटल सैंपलिंग, डी है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ओके, सो आप सब आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। मैं और 10 सेकंड देता हूं आपको, इस टाइमर में से मैं 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद आप आंसर दिखाएंगे। ओके, यस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। हाँ, प्रोबेबिलिटी का बताना था ना, जहां पे इक्वल चांसेस दिया जाता है, तो वो कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी का, कोटा भी नॉन प्रोबेबिलिटी का है, जजमेंट सैंपलिंग ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी का है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो है ये बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे, इसमें इक्वल चांसेस दिया जाता है पॉपुलेशन सैंपल को या पॉपुलेशन को सैंपल बनने के लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन 9 भी इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आई द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी जो भी यहाँ पे रिसर्च के स्टेप्स है इनको करेक्ट सीक्वेंस में लाना है, वो आपको बताना है कोड में। जैसे पहला आइडेंटिफिकेशन रिसर्च प्रॉब्लम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ है मेथोडोलॉजी, फिफ्थ है डेटा एनालिसिस, सिक्स्थ है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कोड करेक्ट है, वो आप आंसर करिए। आपके पास टाइमर लगा हुआ है। चलो सब आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? 1 2 4 3 5 6। ठीक है, सो 1 क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये पहले नंबर पे आएगा, पहला स्टेप है। उसमें सेकंड लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। उसके फोर्थ कौन से मेथोडोलॉजी हम लिखते हैं। उसके बाद हम कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम डेटा एनालाइज करते हैं जब हमारे पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये वाला करेक्ट आंसर था, बी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया हमने बाकी क्वेश्चन पे, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। एपीए स्टैंड्स फॉर, एपीए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। अमेरिकन फोनेटिक एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन फोनेटिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पीएचडी एडमिशन में, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, यस, आप आंसर करें, आपके पास टाइम है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबको का आंसर आना चाहिए। सबको का आंसर आ गया है लगभग। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ए फॉर अमेरिकन, पी से साइकोलॉजिकल, ठीक है, ए फॉर एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये थे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज। टॉप 20 लेने थे हमें, बट हमने ज्यादा टाइम ले लिया है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।
सो अगर आपको व्हाट्सएप के साथ जुड़ना है तो यहाँ पे आप इन नंबर में से किसी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा रहा आपका ये जो एमसीक्यू सीरीज है। 10 क्वेश्चन थे तो कैसे लगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसी है। सो आप अपना फीडबैक दीजिए क्योंकि आपका फीडबैक वैल्यूएबल है हमारे लिए। सो आप अपना कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो या व्हाट्सएप नंबर पे आप दे दो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है उनको हम ले लेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, या थैंक यू।